अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रमज़ान मुबारक। मैं आपकी मेज़बान इरज खान। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माह रमज़ान चल रहा है और हमें बहुत से फैज़ हासिल होते हैं, लेकिन इन्हीं फैज़ के साथ साथ हमारे उन मरीज़ों के लिए जिन्हें डायबिटीज़ या फिर कोलेस्ट्रॉल या फिर हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहक है, कुछ दुश्वारियाँ भी पेश आती हैं। इसीलिए हम आज के इस पॉडकास्ट में आपके लिए लेके आए हैं डॉक्टर अब्दुल शकूर, जो कि सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी हैं इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क्स के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान करीम चल रहा है, तो रमज़ान में डायबिटीज़ के मरीज़ों में देखा जाता है कि कभी कभी उनकी शुगर, ये डायबिटीज़ का जो उनका लेवल होता है वो इस हद तक फ्लक्चुएट कर जाता है कि जान का ख़तरा हो जाता है। तो आप किन लोगों को रेकमेंड करेंगे कि रोज़ा रखें, किन लोगों को रेकमेंड करेंगे जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं कि रोज़ा ना रखें? इसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? जी, आपने बहुत अहम सवाल जो है ना ये मुझसे पूछा है, और ये चीज़ इंतहाई अहम है कि वो मरीज़ जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट जो कि रोज़ा रखने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी रमज़ान से कम 6 से 8 हफ्ते पहले अपने तबीब से, यानी अपने जो मालिज हैं, डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, ताकि वो उनके लिए एक लाए हमल बना सकें रमज़ान के हवाले से। और अगर उस रमज़ान में जैसे कि डाइट का ख्याल है, अपनी एक्सरसाइज है, और ख़ुसूसन जो दवाएं हैं उनकी जो भी डोज एडजस्टमेंट है, वो तमाम चीज़ें वो करते हैं, तो ये जो वक्त होता है शुरू का काफ़ी अहम है। और एक जब जो अगर प्लान बन जाएगा तो ये इसके बाद काफ़ी आसान होगा इन चीज़ों को रखना। इसकी वजह यह है कि अगर इन चीज़ों का ख्याल शुरू से ना रखा जाए और ये बिल्कुल हम आखिर में ये बात करें, तो उसमें थोड़ा सा मसला ये कि ब्लड शुगर्स के जो फ्लक्चुएशन जैसे आपने जिक्र किया, ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो लेकिन अगर आप प्रॉपर अपने जो डॉक्टर्स की, मालिज की अगर आप एडवाइस को फॉलो करेंगे, तो इंशाअल्लाह इस चीज़ के बहुत अच्छे इम्कानात हैं कि एक अच्छे आप रोज़े जो है ना उसको आप रख सकते हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि रमज़ान करीम से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए, तो आइडियली कितना टाइम पहले हम उनसे कंसल्ट करें? तकरीबन आइडियली 2 महीना पहले। 2 महीने पहले? जी हाँ। ओके। सो इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने डोज एडजस्टमेंट की बात की, तो डोज एडजस्टमेंट किस तरह से की जाती है कि मुझे सेहत असरात ना आए? अच्छा, इससे पहले कि मैं डोज एडजस्टमेंट पे जाऊँ, मैं थोड़ा सा एक चीज़ को हाईलाइट करूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले बताया कि शुरू का जो टाइम है बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि एक प्लान मुरतब हो जाएगा, और दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्टर्स ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो कौन से पेशेंट्स हैं जो कि काफ़ी हाई रिस्क हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो रिस्क कैटेगरी है वो उसको मालूम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा कि जो डायबिटीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा उसकी तशख़ीस में और उसके जो मॉनिटरिंग है उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है। तो इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन और डायबिटीज़ एंड रमज़ान इंटरनेशनल अलायंस, ये पूरा जो इन लोगों की जो वो है ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब, बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने एक रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन कैलकुलेटर बनाया है। उसमें कोई भी मरीज जो भी रोजे रखने के ख्वाहिशमंद हैं, वो उनसे सवाल जवाब करते हैं, उनका मुआयना करते हैं, उनके ब्लड टेस्टिंग देखते हैं, और अगर वो तमाम देखने के बाद एक रिस्क असेसमेंट होती है। इसमें पता चलता है कौन से वो हैं जो कि माइल्ड रिस्क पे हैं, कौन से हैं जो मॉडरेट यानी दरमियानी रिस्क पे हैं, और तीसरी कैटेगरी वो है जो कि बहुत हाई रिस्क पे हैं। जो माइल्ड कैटेगरी है उनके लिए, जो माइल्ड जिनको है रिस्क, वो अब बहुत आराम से रोजे रख सकते हैं। उनको थोड़ी एडवाइस दी जाए तो वो उनको इशू नहीं होता। उनकी बहुत अच्छी ब्लड शुगर नॉर्मल कंट्रोल होती है, और दूसरा ये कि वो ज़्यादातर ओरल टैबलेट ले रहे होते हैं, मेडिसिन ले रहे होते हैं। और जो मॉडरेट कैटेगरी है उसके अंदर थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, और वो जो है वो डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर सकते हैं कि अगर आपको प्रॉपरली आपने फॉलो किया तो इंशाल्लाह अच्छे रोजे हो सकते हैं। और जो तीसरी जो चीज़ है वो है हाई रिस्क कैटेगरी। उसके अंदर ये एडवाइस दी जाती है कि बेहतर है कि रोजे ना रखे जाएं, क्योंकि दे आर वेरी हाई रिस्क। और उनमें वो मरीज हैं जिनकी फ्लक्चुएशन शुगर्स की बहुत ज़्यादा है, उनकी अनकंट्रोल ब्लड शुगर्स है, और वो इंजेक्शंस इंसुलिन ले रहे हैं या मल्टीपल इंजेक्शंस में हैं। तो ये वो लोग हैं कि जो कि काफ़ी हाई रिस्क पे हैं।
लेकिन जैसे हमने देखा है कि रोजा फर्ज है, और हमारे यहाँ जो हमारी कम्युनिटी है इसमें देखा जाता है कि नहीं कुछ भी होगा हमें रोजे रखने हैं, ये मामला है। तो ये हर एक का अपना हक भी है उसको करना। तो जो डॉक्टर्स हैं, जो मालिज हैं, इनका जो मेन रोल है, जो हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं, उनका ये रोल है कि वो असिस्ट करें, मदद करें अपने मरीजों की, जिस तरह से वो रखना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं ऐड करूंगा इसी के साथ कि जब आप रोजे रखते हैं तो उसमें एक ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट बात है मॉनिटरिंग है, ठीक है। तो लोगों का बहुत ज्यादा मिथ है कि आपने जब चेकिंग की ब्लड शुगर की तो रोजा जो है वो जो इफ्तार हो जाएगा, रोजा टूट जाएगा, इस तरह का जी कॉन्सेप्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें तमाम उलमा और तमाम लोग मुत्तफिक हैं कि रोजा चेक करते हैं, जो हम पिक से चेक करते हैं नीरज से, तो उसमें कोई रोजे का कोई प्रॉब्लम नहीं होता और हम कोई मसला नहीं है। और बल्कि ये हिदायत की गई है कि थोड़ी ज्यादा दफा चेक करना पड़ता है आम दिनों से। अगर तो माइल्ड कैटेगरी है तो 2 दफा भी काफी है, 2 से 3 दफा भी। लेकिन अगर मॉडरेट या हाई रिस्क कैटेगरी है तो उसमें तकरीबन 3 से 7 दफा तक चेक करना पड़ सकता है। तो इस चीज को भी मद्देनजर रखने चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर तो अल्लाह ना करे किसी वक्त बहुत ब्लड शुगर काफी ड्रॉप हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा जब तक आप चेक नहीं करेंगे, ठीक है ना। अलामत भी होंगी जिसकी तरफ हम आएंगे। और दूसरी बात यह है कि जैसे अगर आपको पता चल गया कि ब्लड शुगर बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी है तो फिर दोबारा चेक करना पड़ता है। और अगर फिर भी ब्लड शुगर नीचे ही है 1 आध घंटे में तो फिर आप इफ्तार कर सकते हैं। देखिए इस्लाम जो है ना, ये समझना चाहिए सब लोगों को कि इस्लाम ना बहुत आसानी का मजहब है, ठीक है। इसमें कोई सख्ती नहीं है और अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा रियायत दी हुई है और मेरे ख्याल से उनको फॉलो करना चाहिए जो इस्लामिक गाइडेंस है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरे ख्याल से यह है कि एक अच्छा हम रमजान भी गुजार सकते हैं और अल्लाह ताला की जो भी तारीफ हम करेंगे बिल्कुल। ऐसा ही है सर, आपने एक बात का जिक्र किया कि एक खास लेवल से नीचे आपकी शुगर आ जाए, तो वो खास लेवल कितना आप लोग देखते हैं उसको? जी लेकिन 2 तरह के ब्लड शुगर्स होते हैं जो हम देखते, एक होता है हाइपोग्लाइसेमिया, यानी उसके अंदर ब्लड शुगर जो है वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आ जाए तो, ठीक है। और दूसरा होता है हाइपरग्लाइसीमिया, अगर ब्लड शुगर 300 से ज्यादा आ जाए। तो अभी जो उल्मा और बहुत सारी चीज पर मुत्तफिक हैं कि अगर किसी का ब्लड शुगर 70 के नीचे आ जाए तो ये एडवाइस है, ये गाइडेंस है मेडिकल के, एक दफा फिर आप चेक कर लें अगर वो 70 के नीचे ही है, या अगर 70 पे भी आ गया है लेकिन सिम्टम्स हैं, ठीक है ना, उन सिम्टम्स के अंदर ये हो सकता है कि पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, और इसके अलावा ये है कि पैल्पिटेशन हो रही है, यानी हार्ट रेट तेज चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो है कोलैप्स हो सकते हैं, तो बिल्कुल वेट ना करें और इफ्तार कर लें, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं है। अल्लाह ताला ने इस्लाम में आसानियां दी हुई हैं। इसी तरह अगर किसी का ब्लड शुगर 300 के ऊपर चली जाए तो ये भी हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो दोनों हाई रिस्क हैं, 70 के नीचे भी और 300 के ऊपर भी। तो दोबारा चेक कर लें, अगर वो उसमें अलामत जो है ये आ सकती हैं कि पेशाब का ज्यादा बार बार आना, बहुत ज्यादा प्यास का लगना, थकन होना, चक्कर आना, और अगर बहुत ज्यादा ब्लड शुगर हो जाती है तो वॉमिटिंग, नौजिया भी हो सकता है और ये बहुत ही रिस्की स्टेज है। तो इस पर डेफिनेटली अगर ब्लड शुगर 300 के ऊपर है और 2 दफा चेक कर चुके हैं तो बेहतर है कि आप इफ्तार कर लें। सर जैसे कि आपने अभी कुछ अलामात का जिक्र किया, तो ये अलामात अगर एक आम इंसान भी है, मैं भी हूँ, अगर रोज़ा रख रही हूँ तो भूख का लगना, कमज़ोरी फील होना, ये एक नॉर्मल अलामात हैं, लेकिन ऐसी कोई स्पेसिफिक अलामात हैं जो आपको शुगर की तरफ इंडिकेशन देती हैं डायबिटीज़ पेशेंट के हवालों से? देखिए होता यह है कि अगर तो वो लोग जो कि मुख्तलिफ कैटेगरीज का मैंने जिक्र किया, ठीक है ना, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, उसमें यह है कि वो लोग के अगर तो एक बर्दाश्त के बाहर कोई चीज जा रही है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ब्लड शुगर जरूर चेक कर लें। मिसाल के तौर पे लोगों को भूख लगती है, ठीक है, लेकिन एक्सेसिव हंगर लग रहा है, बहुत ज्यादा भूख है और साथ में स्वेटिंग भी हो रही है, यानी पसीना ज्यादा आ रहा है, या फिर दिल धड़क रहा है। देखिए नॉर्मली अगर आप रोजा रखते हैं तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि दिल का धड़कना या अचानक पसीने आ जाना, है ना, एकदम थकावट हो जाना, पेशाब का बार बार आना, ये चीजें तो नहीं होती नॉर्मली। लेकिन अगर डायबिटिक कोई पेशेंट्स हैं और उनको ये अलामत आ रही हैं, बल्कि मैं कहूंगा अगर लाइट भी अलामतें हों तो बेहतर है कि ब्लड शुगर जरूर चेक कर लें, और जिसकी इजाजत दी गई है कि आप ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं ताकि आप सेफ रहें। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, सेफ्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सबसे पहले वाले जब आप डिस्कशन आपसे हो रही थी तो आपने एक चीज़ का मेंशन किया था, मेडिसिन एडजस्टमेंट,
मेडिसिन एडजस्टमेंट किस तरह से की जाती है, जनरली आस्किंग, क्योंकि ऑडियंस के लिए तो जो कुछ भी होगा वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, लेकिन एक जनरली आस्किंग कि मेडिसिन एडजस्टमेंट किस तरह की जाती है कि दौरान रोज़ा आपकी सेहत पर मुज़र सेहत असरात ना आए। जी हाँ, देखिए आजकल ये कि जैसे मैंने पहली बात की थी ना कि आपको पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए, इसकी तैयारी पहले से होती है, तकरीबन 2 महीने, 1.5 से 2 महीने पहले। उस वक्त ये तमाम चीज़ों की तैयारी हो जानी चाहिए कि हमारा रमज़ान आने वाला है, हम कैसे प्लान करेंगे। लेकिन अगर रमज़ान में भी अगर आप हैं और रमज़ान में भी आप मतलब रोज़े रख रहे हैं और आपको देर से भी पता चला है, तो लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि तमाम दवाओं की डोज एडजस्टमेंट की जाए, ठीक है। अच्छा, उसमें बेसिकली 2 तरह की अगर हम जनरली डिवाइड करें तो दो तरह की दवाएं होती हैं अद्वियात। एक वो होती हैं जो टैबलेट फॉर्म में होती हैं, दूसरे होते हैं जो इंजेक्टेबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो दवाएं हैं, जो टैबलेट्स हैं, उसके अंदर भी मुख्तलिफ कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। कुछ दवाएं ऐसी हैं जिससे ब्लड शुगर्स पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और बड़ी सेफली ली जा सकती हैं, ठीक है। उसके अंदर मेटफॉर्मिन हो गई, उसके अंदर ग्लिप्टिन्स हो गई, तो उसमें और इसके अलावा कुछ DDP-4 और दवाएं आती हैं, तो वो हो गई। तो बहरहाल मैं हर चीज को अलग से डिस्क्राइब करना मुश्किल है क्योंकि हर पेशेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उनकी दवाएं भी अलग हैं। दूसरी कैटेगरी होती है, उसको बोलते हैं सल्फोनाइल यूरियाज, यानी ये वो दवाएं हैं जो कि बहुत तेजी से ब्लड शुगर को ड्रॉप कर सकती हैं। इसका डोज एडजस्टमेंट करना इंतहा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाए इंजेक्टेबल की तरफ, जो कि इंजेक्शन लगाते हैं। उसमें भी 2 तरह के इंजेक्शन हैं, एक है इंसुलिन और दूसरा है GLP-1, ठीक है। वो इंसुलिन नहीं होता, वो हर हफ्ते लगाया जाता है, लेकिन वो इंजेक्टेबल ही है। पहले हम GLP-1 की बात करेंगे, उसमें रोजाना का भी डोज होता है और उसके अंदर वीकली भी होता है, हफ्ते में 1 दफा लगता है। अगर वो कोई शख्स लगा रहा है तो उसके लिए, कोई पेशेंट लगा रहे हैं तो उनके लिए इसकी डोज एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। हाँ, अब आए इंसुलिन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो इंसुलिन ले रहे हैं, अब वो इंसुलिन जो ले रहे हैं वो भी डिपेंड करता है कि वो 1 दफा ले रहे हैं, 2 दफा ले रहे हैं या मल्टीपल इंजेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उन तमाम जो इंजेक्शन हैं, डिफरेंट जो वैरायटी है इंसुलिन की, हमें उस हिसाब से डोज एडजस्टमेंट की जाती है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें तकरीबन यूं समझिए, अगर मैं एवरेज बताऊं कि सुबह वाली अगर कोई शख्स 2 दफा इंसुलिन ले रहा है नॉर्मली, तो सुबह वाली इंसुलिन को भी थोड़ा कम करना चाहिए, 10 to 15-20% तक। और जो शहरी वाले हैं, क्योंकि अब जो शहरी वाली इंसुलिन आप लेंगे तो उसके बाद तो कुछ खाना पीना है नहीं, इसलिए तकरीबन 25 से 50% तक शहरी वाली जो इंसुलिन है इसको कम करनी पड़ती है। और ये शहरी वाली इंसुलिन कौन सी है? जो हमारी रात वाली है। और इफ्तार वाली इंसुलिन कौन सी है? जो हमारी सुबह वाली है। तो अगर हम इसको ख्याल रखेंगे, डॉक्टर्स डेफिनेटली आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से लेके चलना है। मतलब जैसे कि अभी आपने खुद जिक्र किया कि हमारे जो ब्रेकफास्ट की रूटीन होती है वो अफ्तारी पे आ जाती है, और जो हमारी डिनर की रूटीन होती है वो हमारी सहरी पे शिफ्ट हो जाती है। तो हमारा बिल्कुल एक लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, चाहे वो खाने पीने के लिहाज से हो, नींद के लिहाज से हो, हर चीज़ के हवाले से। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो माह रमज़ान है ये हमारी इम्यूनिटी पे किस तरह से अफेक्ट करता है? बहुत अहम सवाल है आपने जो पूछा। उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये जो रोज़े हैं ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है हमारे लिए, रहमत भी है और नेमत भी, ठीक है। और इसको अगर हम सही तरीके से करें, चाहे हमें शुगर का कोई मरीज़ हो या आम तौर पे, तो उसके बेहद फ़वाइद हैं। जहाँ रूहानी फ़वाइद हैं उसके साथ साथ जिस्मानी फ़वाइद भी हैं। लेकिन हमें इस रोज़े के दौरान जिन जिन ख़ास बातों का ख्याल रखना है वो हमें हमेशा उसके मुताबिक ज़रूर सोचना चाहिए। नंबर 1 ये कि आप जो है ये अपनी अच्छी हाइड्रेशन रखें, क्योंकि अगर गर्मी के रोज़े जैसे चल रहे हैं तो उसमें यह है कि आपके पास जो टाइम है, यानी कि इफ्तारी से लेके सहरी तक का, उसमें कोशिश करें कि अपने लिए अच्छी हाइड्रेशन रखें, यानी पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि बाकी दिन तो नहीं ले सकते, ठीक है। और इसी तरह दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं हमें हेडेक्स रहते हैं, सर में दर्द रहता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक तो पानी का इस्तेमाल भी करें और साथ में रेस्ट भी करें, ठीक है। नॉर्मल वर्किंग करनी चाहिए और माइल्ड एक्सरसाइज जो नॉर्मल आप करते हैं वो करें। कोई एक्सर्शनल चीज़ ना करें जिससे आप खुद थकावट महसूस करें वो चीज़ ना करें। इसके अलावा खाने पीने के अंदर एतदाल पसंदी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है रमज़ान है तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल ये कि अगर हम जो सेहतमंद चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और उसके बहुत सारी जो हमारे पास और भी जो नेमत अल्लाह ने अता फरमाई है उसका हम प्रॉपर यूज़ करें,
तो एक बहुत हम अच्छी और हेल्दी जो है वो रोज़े रख सकते हैं, जिसके हमारी सेहत पे बड़े असरात अच्छे पड़ सकते हैं। और इसी तरीके से अगर तो हमने प्रॉपरली इन चीज़ों को फॉलो किया, जिसके अंदर डाइट हो गई, जिसके अंदर रेस्ट हो गया, जिसके अंदर प्रॉपर हमारी हाइड्रेशन हो गई, और बाकी हमने अद्वियात का और चीज़ों का ख्याल रखा, तो यूँ समझें कि ये बल्कि ज़्यादातर हमारी सेहत के लिए मुफीद हैं। और मैंने कई ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं कि जो नॉर्मली अपना वेट लूज नहीं कर पाते, ठीक है ना, हालांकि उनका वेट ज़्यादा होता है, तो जब वो रमज़ान आते हैं तो अपने आप को इस तरह मैनेज करते हैं, इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो रमज़ान के साथ साथ जो फ़वाइद हैं रूहानी, उसके साथ उनको जिस्मानी बेनिफिट भी मिलते हैं। तो उनके बॉडी फंक्शन जैसे जैसे इंप्रूव होंगे तो जाहिर बात है आपका इम्यूनिटी स्टेटस जो है हेल्दी फूड के साथ, रेस्ट के साथ, वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और अब तो साइंस भी ये कह रही है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ओवरऑल इसका बहुत ज़्यादा फायदा है सेहत के ऊपर। तो ये तो हमें हमारे इस्लाम में अल्लाह का शुक्र है कि ऑलरेडी ये बात की हुई है कि हम इसका प्रॉपरली अगर हम इसको सही तरीके से अपने डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक अगर हम इस रोज़ों को रखेंगे तो ये हमारे लिए रमज़ान इंशाअल्लाह ना सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी तौर पर भी काफ़ी हमें इसके फ़वाइद हासिल हो सकेंगे। इंशाअल्लाह माह रमज़ान में आप लोगों को रूहानी के साथ साथ जिस्मानी फ़वाइद भी हासिल होंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। अगले पॉडकास्ट तक के दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।